लोग जो वीडियो में कवर करने वाले हैं वो है हमारा फोर्स इन लॉज ऑफ मोशन। और मैं फिर से आपको बता दूं कि ये काफी इंपॉर्टेंट है हर तरीके से, क्योंकि आपको हर जगह काम आने वाला है। क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है कि आपको न्यूटन साहब को भी पीछे छोड़ेंगे नहीं, हर जगह न्यूटन आएगा ही आएगा। तो ये जो है एक बेसिक स्टार्टिंग है जहां आपको जिसके बिना काम चलेगा ही नहीं, बस ऐसा समझ लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। और फिर स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा बोलता हूँ पहले टॉपिक के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद टॉपिक के अंदर क्या पढ़ना है उसके बारे में, और फिर उसके बाद हम फर्दर वन बाय वन इसको कवर करेंगे। तो आप देख रखे होंगे जैसे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है, इसके अंदर क्या पढ़ना है इसको मैंने एक पार्ट बाय पार्ट ब्रेक किया हुआ है। पहला है द बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। जैसे इसमें क्या है, पहले तो एक बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी चीज है हमारे न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, और फिर इसमें है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर इसको कैटेगराइज किया जाए तो इसी 3 टॉपिक में बनेगा। अब आप देखिए एक चैप्टर के हिसाब से तो बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन अगर हम टॉपिक वाइज कैटेगराइज करें तो 3 टॉपिक में आएगा। हालांकि अगर हम चाहते हैं तो न्यूटन फर्स्ट लॉ को अलग टॉपिक लिख सकते थे, सेकंड को अलग, थर्ड को अलग, लेकिन हमने उसको एक ही में कवर किया है। बट डिस्क्राइब वन बाय वन तीनों को ही करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फोर्स। सिंपल पहली चीज दिमाग में रखिएगा, फोर्स क्या होता है। फोर्स जो है द पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या फिर आप उसमें हिटिंग भी कर सकते हैं। किसी भी पुल या हिट करने से जब अपना कोई भी बॉडी प्लेस को डिस्प्लेस कर दे, मतलब उस प्लेस को छोड़ दे, उस जगह को छोड़ दे, तो क्या है वो फोर्स। जब तक वो अपने प्लेस को नहीं छोड़ता तब तक उसको हम फोर्स अप्लाइड नहीं कह सकते इफेक्टिवली। खैर, उसके बारे में जो है लॉज ऑफ मोशन, तो लॉज ऑफ मोशन न्यूटन के ही 3 लॉज हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट, जो कि है हमारा बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो बैलेंस फोर्सेस को समझिएगा, फर्स्ट टॉपिक है हमारा, काफी इजी है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अब सिंपल आप ऐसे समझिए कि मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूं, एक तरफ मेरे हाथ को कोई, मेरे जो एक साइड मेरे हाथ को खींचता है कोई, मान लीजिए 10 न्यूटन फोर्स से। आप ऐसे समझ लीजिए कि बीच में एक ब्लॉक है या कोई भी एक पर्सन है, उसको कोई 10 न्यूटन के फोर्स से उधर खींच रहा है और उसको कोई इधर 10 न्यूटन इधर खींच रहा है। तो क्या हो रहा है, जितना फोर्स उधर खींच रहा है उतना फोर्स इधर खींच रहा है। तो क्या होगा, जैसे सिंपल मैंने अपने हाथ का बताया, मेरे हाथ को इधर कोई खींच रहा है 10 न्यूटन से, 10 न्यूटन इधर, तो मैं यहीं पे रहूंगा, मैं ना तो इधर जाऊंगा ना इधर जाऊंगा, तो मैं बिल्कुल एक जगह पे हूं। तो वो क्या है, बैलेंस्ड फोर्सेस। लेकिन अब सोचिए 10 न्यूटन की जगह पे 20 न्यूटन का फोर्स किसी ने लगाया, मेरे को खींच रहा था, किसी ने इधर ज्यादा खींच लिया, तो आई विल बी गोइंग दैट साइड जहां पे ज्यादा फोर्स लग रहा है। तो इधर जब जा रहा हूं ज्यादा तरीके से, तो अब क्या हो गया, वो अनबैलेंस फोर्स, क्योंकि अब मैं स्टैटिक या एक पर्टिकुलर पोजीशन पे नहीं रहूंगा। तो सिंपल क्या है, द फोर्सेस जो कि हम दोनों तरफ से लगा रहे, और उस फोर्सेस के वजह से उस बॉडी में कोई डिस्प्लेसमेंट ना हो, आप उसको कह सकते हैं बैलेंस फोर्सेस। अगर आप एक बात और दिमाग में रखें कि जब इक्वल फोर्सेस लगते हैं अपोजिट डायरेक्शन में तो बैलेंस होगा, और जब इक्वल फोर्सेस लगे और उसका अगर डायरेक्शन डिफरेंट हो, मतलब एक तरीके का हो, या फिर अब ये समझ लीजिए कि फोर्स जब एक तरफ ज्यादा लग जाए तब भी उसमें डिस्प्लेसमेंट होना ही होना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस फोर्सेस। अब इसके अलावा इसमें बहुत छोटे छोटे टर्म्स आएंगे जो आपको समझना पड़ेगा। जब मैं न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ पढ़ाऊंगा उसमें भी यूज आएगा। इसके बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपको मोशन में यूज है, जैसे वहां पे मोशन में हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, वो सारी चीजें कवर होती है, उसका पूरा का पूरा यहाँ पे यूज है। खैर, फिर भी हम लोग यहाँ पे वैसे चीजें कोशिश करेंगे जो आपको इजीली समझ में आ जाए, और मोशन वाले चैप्टर में तो आपको इजीली और समझ में आएगा ही आएगा, क्योंकि पूरे टॉपिक और पूरे जो पार्ट्स वहां पे हम लोग उसको डिस्क्राइब किए हुए हैं। खैर, अब आते हैं नेक्स्ट, जो है हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ। बस उसको समझिएगा, जो बेसिक थीम है उसको समझिएगा, डिस्क्रिप्शन और सारी चीज हो जाएंगी। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है उसको समझेंगे। फर्स्ट लॉ हम इधर से डिसाइड कर लेंगे, सेकंड और हमारा थर्ड क्वेश्चन भी इसके साथ डिसाइड करेंगे। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है, न्यूटन फर्स्ट लॉ सिंपल याद रखिएगा। इसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ ने एक बात बताया था, जनरली इनर्शिया का इसमें हम लोग यूज होता है। इनर्शिया क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऐसे समझिए, न्यूटन ने ऐसे बोला था कि कोई भी बॉडी तब तक अपने पोजीशन से नहीं डिस्प्लेस हो सकती है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। मतलब जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, जो भी बॉडी अगर मूव कर रहा है तो मूव ही करना चाहता है। मतलब द बॉडी which is in rest wants to be in rest, and the body which is in motion wants to be in motion, means that body wants to be at a static position in which he states। जिस पोजीशन में भी है उसी पोजीशन में रहना चाहता है, और इसी को हम बोलते हैं इनर्शिया। मतलब इसे स्टेट्स को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया।
कि अगर आप सिंपल सोचो बैठे हुए तो आपको अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाता है तो आपका जो इनर्शिया है वो आपका डिस्टर्ब होता है, और आप ये नहीं चाहते। आप हमेशा से क्या चाह रहे थे कि मैं बैठूं तो कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ने बोला था कि जो भी बॉडी है वो जो पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहना चाहता है, और उसी पोजीशन में वो रहेगा भी जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है। इसलिए हम इसको इनर्शियल लॉ भी बोलते हैं। ये चीजें दिमाग में रखिएगा। तो बेसिकली न्यूटन ने फर्स्ट लॉ में इनर्शिया को अच्छे से डिफाइन किया था और स्टेट ऑफ पोजीशन को। जो सेकंड लॉ है आपका, इन सेकंड लॉ में न्यूटन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे डिस्क्राइब किया था। जिस तरह से यहाँ पे इनर्शिया डिफाइन हुआ था उसी तरीके से सेकंड लॉ में मोमेंटम डिफाइन हुआ था, और ये भी मोमेंटम से रिलेटेड ये सेकंड लॉ। सेकंड लॉ बेसिकली क्या कहता है कि मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मोमेंटम इज इक्वल टू, पहले बात मोमेंटम जो क्या होता है उसको भी समझाऊंगा। मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं। सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग मोमेंटम डिफाइन हुआ, और मोमेंटम को डिफाइन कुछ इस तरह से किया गया, एम इंटू वी, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी। एम फॉर मास एंड वी फॉर वेलोसिटी। तो बेसिकली न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोल रहे थे कि कोई भी जो है मोमेंटम जो होता है वो डिपेंड करता है किसी भी बॉडी के मास और वेलोसिटी पे। अब आप ऐसे समझिएगा कि कोई भी बॉडी है, एक बात हमेशा याद रखिए कि वेलोसिटी और मास दोनों मैटर करता है, बट जब अगर बॉडी में कुछ ज्यादा डिफरेंस ना हो, जैसे लेट से एक बॉडी 60 केजी का है और एक कोई दूसरा बॉडी है जो लेट से 40 केजी का है, लेकिन अगर दोनों सामने से दौड़ रहे हैं और 40 केजी वाला जो पर्सन है, जो कम वेट वाला पर्सन है, उसका अगर स्पीड या वेलोसिटी ज्यादा है तो ज्यादा चांसेस है कि जो 60 केजी वाली बॉडी है उसको अपने तरफ यानी कि उसके तरफ धक्का दे सकता है। मतलब वेलोसिटी का यहाँ पे इंपॉर्टेंस ज्यादा है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा जब गैप हो तब उस समय उस चीज को मैटर नहीं करता। एक बात और याद रखिएगा, बॉडी का मास जितना ज्यादा हो यानी कि जितना हाई हो, वेट जितना हाई हो, उसका इनर्शिया भी उतना ही हाई होता है, क्योंकि इनर्शिया भी जितना ज्यादा यह होगा उसी से मास का ही रिलेशन होता है, तो उतना ही ज्यादा वो बढ़ता जाएगा। तो बेसिकली न्यूटन ने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में ये बोला था। और एक बात और याद रखिएगा, ये जो वेलोसिटी का मैंने एग्जांपल दिया, वेलोसिटी ज्यादा होता है, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे क्रिकेट को बॉल आप कैच करते हैं, तो जब आप कैच कर रहे होते हैं तो जब आते हैं तो प्लेयर क्या करते हैं, हाथ को यूं नीचे अपनी तरफ खींचता है। वो दो काम करता है, एक टाइम को बढ़ाता है और दूसरा स्पीड को कम कर रहा है जब अपने नीचे वो आ रहा है तो उससे क्या होता है, क्योंकि जब तक आप क्या कर रहे हो, वेलोसिटी को घटा रहे हो, टाइम जब बढ़ेगा तो उसकी क्या घटते जाएगी, तो आपको चोट जो है वो कम लगेगा। तो इसीलिए क्या होता है, जनरली क्रिकेट में चीजें की जाती हैं। दूसरी बात याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट का मास बेशक से कम हो, लेकिन अगर उसमें वेलोसिटी ठीक ढंग से हो तो काफी तबाही मचा सकता है। जैसे गन, अब गन में क्या है, तो जो गोली होता है, गोली देखिए छोटी होती है, गोली छोटी होती है, लेकिन जब गन से फायर होती है तो आपको पता है बहुत सारे की मौत हो जाते हैं। तो सिंपलेस्ट क्या है इसमें कि मोमेंटम बता रहा है कि ज्यादातर वेलोसिटी बहुत मैटर करता है। अगर उसको किसी चीज की तरह से वेलोसिटी को बढ़ा देंगे, एक छोटी से छोटी चीज भी काफी खतरनाक बन सकती है। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, गन से निकली हुई जो आपकी गोली है, मैगजीन्स जो है। तो इस सेकंड लॉ में मोमेंटम ही डिफाइन किया गया था, और फिर उसके साथ ही जो है जनरल नेक्स्ट लॉ था जो कि था थर्ड लॉ। और थर्ड लॉ को डिफाइन करने का एक बहुत ही बेहतर सा, ये बहुत लोगों को पता है, थर्ड लॉ ये था कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का एक अपोजिट रिएक्शन होता है। मतलब ये कहने का, आप ऐसे समझिए कि अगर मैं थप्पड़ मारता हूं अपने आप को या किसी को भी, तो उसको तो चोट लगेगा नहीं, मेरे को भी चोट लगेगा। सिंपली अगर मैं इसको बोर्ड को प्रेस कर रहा हूं तो वो भी मेरे पे उतना ही फोर्स अपोजिट लगाएगा। एक ख्याल रखना है आपको। तो अब उस अकॉर्डिंग न्यूटन थर्ड लॉ जो था, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एक माइंड में आप बिल्कुल रखिएगा। और इसमें एक और है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हालांकि देखिए इसको मैं डिस्क्राइब और बिल्कुल ब्रीफली जो इसके फॉर्मूले उसको मैं दूसरे वीडियो में करूंगा। अब इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्या मीनिंग है, मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मीनिंग ये होता है कि आप जो मोमेंटम पहले लग रहा था किसी भी बॉडी पे, वो बाद में, मतलब मोमेंटम जो है उसको कंजर्व हुआ होता है। आप ऐसे